नमस्कार। सबसे पहले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर वंदना झा, हमारे बड़े भाई और सचमुच के बड़े भाई प्रोफेसर देवी शंकर नवीन, प्रोफेसर गंगा सहाय मीणा, बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही टू द पॉइंट बोलने वाले, इन सब का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। और ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मुझे आप लोगों के बीच में इस विषय पर बोलने का एक मौका मिल रहा है। और नवीन जी जब हम लोग यहाँ बैठे थे तो बता रहे थे कि उनके गुरु, हमारे यहाँ सुपरवाइज़र को गुरु भी कहा जाता है, हम लोग उस ट्रेडिशन में हैं जो सुपरवाइज़र को गुरु के रूप में ही देखते हैं। तो उनके गुरु उनकी अतिरिक्त प्रशंसा करते थे, तो इनको थोड़ा संकोच हुआ था, तो इन्होंने उनसे कहा था कि आप इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। तो कहा था उनके गुरु ने, प्रोफेसर केदारनाथ सिंह ने, ये तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुम अपनी जिम्मेवारी समझो और तुम इस योग्य बन सको। तो इस प्रशंसा को मैं उसी रूप में लेता हूँ सर। और मैं समझता हूँ कि ये जो जिम्मेदारी है जिसकी तरफ मीणा जी बोल रहे थे, कि ये जो एक धुंध सा छाया हुआ है, और वो धुंध क्यों है इस पर ही मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। ये धुंध भी जो है वो बहुत स्वाभाविक कारणों से नहीं है। हमारे यहाँ एक इतिहास और साहित्य का एक खेल चलता रहा है। जो काम इतिहास ने किया उसको साहित्य ने अपने तरीके से किया, और साहित्य के करने के तरीक़ों और इतिहास में प्रचलित जो है धारणा, उसके बीच में खाई है जिसको हम तब तक नहीं पाट पाएंगे जब तक ये न समझेंगे कि एक कॉलोनाइजेशन हुआ था और अब डीकॉलोनाइजेशन की ज़रूरत है। लेकिन इस डीकॉलोनाइजेशन को जब हम कॉलोनाइजेशन के एकदम उलट रूप में देखेंगे तो भी एक चूक हो जाएगी, जिसकी तरफ उन्होंने मीणा जी ने बहुत अच्छा इशारा किया कि क्या ये संस्थाएं सिर्फ बांट रही थी या कि पहचान दे रही थी, या हमको एक तरह से हमारे लिए संस्थाएं खड़ी कर रही थी। उन संस्थाओं के माध्यम से हम एक नए दौर में पहुंच रहे थे जहां से वापसी नहीं हो सकती, जहां पूरी चीज़ों को छोड़ा नहीं जा सकता। उसके बीच में एक निगोशिएशन की गुंजाइश ही बचती है। उसका उलट जो है वो हम लोगों को एक दूसरी जगह पहुंचा देगा। और वो ये भी कह रहे थे कि ऐसी संस्थाएं आज भी हैं जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट के हिसाब से ही सोचती रही हैं। और क्या फिर हम कैसे कहेंगे उस चीज़ को। उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि एक भाषा थी जो दो भाषा बन गई, और बताने के क्रम में उन्होंने हमें बांट भी दिया। हमारी आइडेंटिटीज़ भी बनी, हमारी पहचान बनी, हमने अपने अतीत को देखा, अपनी संस्कृति के लिए समझने के लिए हम अपने पुराने शास्त्रों की तरफ गए, और उस क्रम में ऐसा क्या हुआ कि हम बंटते चले गए, या कम से कम 2-3 दिशाओं में बंट गए। ये एक प्रश्न था उनके मन में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा उबाऊ लगेगा आपको, क्योंकि ये इनमें से अधिकांश बातें आपको मालूम होंगी, फिर भी मैं इसको दोहराऊंगा टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, जिसको कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये मानेंगे कि हमारे लिए औपनिवेशिक युगीन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको समझने के लिए एक नए प्रयास की ज़रूरत है। इतिहासकारों में हमारे गुरु स्थानीय कहना चाहूँगा, विपिन चंद्र, आर.पी. दत्त वगैरह सब थे। आर.पी. दत्त तो पहले थे, उसी परंपरा में विपिन चंद्र हैं। इन लोगों ने हमको ये समझाया कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ कॉलोनियल पीरियड में। ये इसकी हम लोगों को बहुत अच्छी समझदारी है एक तरह से, या स्पष्ट समझदारी है। लेकिन कल्चरल रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, ये लेकिन उस तरह से हमारे सामने बहुत साफ नहीं है।
मैं फिर से दोहरा देता हूँ उस बात को, क्योंकि ये वही क्रूशियल बात है जिस पर कि हम इतिहास के लोगों को, साहित्य के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये जो सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर जो रूपांतरण हुआ, और वो रूपांतरण 1780 से 1857 के बीच में हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम भारतीय इतिहास को आधुनिक भारतीय इतिहास को दो हिस्सों में बांटें तो मोटे तौर पर 1780 से 1857 का एक है और 1857 के बाद का दूसरा है। तो ये जो है इसमें हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास पे, क्योंकि उस समय हमारी तरफ से एक तरह से भारतीय जो अस्मिता है उसका एक बनता हुआ स्वरूप हमको दिखता है, क्योंकि नेशनल मूवमेंट के नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने का काम नहीं किया या हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने भारत राष्ट्र की अवधारणा को पुष्ट भी किया, प्रसारित भी किया और भारतीय लोगों को सचेतन किया कि हम एक राष्ट्र हैं और हमारे पास पूरे अधिकार होने चाहिए एक मॉडर्न राष्ट्र के नागरिक होने के। वो हमको समझ में आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके पहले का जो हिस्सा है 1780 से 1857, ध्यान दीजिएगा मैं 1757 से नहीं कह रहा हूँ, हम बंगाल में 1757 में हारे, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1780 से 1857, बल्कि मैं और भी स्पेसिफिक अगर होना चाहूँ तो 1780 से 1830 के फेज़ पर ही ज़्यादा फोकस करूँगा अपनी बातचीत में, क्योंकि वही है जहाँ एक शिफ्ट होता है और वो शिफ्ट बहुत ज़रूरी है इस बात को समझने के लिए कि हमारा जो सांस्कृतिक और धार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ और इसका क्या संबंध औपनिवेशिक शासन से है। मुझे लगता है कि यही हमारी बातचीत का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि ये बात हम लोग सभी इस बात को मानेंगे कि हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए तो आने के तुरंत बाद तो वो शासक उस अर्थ में नहीं बने थे कि पूरा देश उनको मानने लगे कि ये पूरे देश पर शासन करते रहेंगे, क्योंकि ये एक फेज़ में आया है, पहले बंगाल फिर दूसरे हिस्से करते करते 1857 के बाद दरअसल वो भारत के शासक बन पाए थे। तो उस दौरान जो अंग्रेज़ों की नीति थी वो ये थी कि हम इस देश पर अगर शासन करना चाहते हैं तो हमको इसके बारे में जानकारी चाहिए, बगैर जानकारी के हम इस पर शासन नहीं कर सकते। और इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए उनकी अपनी एक दृष्टि थी कि वो अतीत में जाते थे, अतीत की चीज़ों को खंगालते थे और ये समझने की कोशिश करते थे कि जिनके ऊपर हम शासन कर रहे हैं उसकी संस्कृति क्या है, उसकी धार्मिकता कैसी है, किस किस्म की है और ये समाज किस रूप में कंस्टिट्यूटेड है, कैसा समाज है। उसके बाद वो आते हैं इस बात की जानकारी के लिए कि इसमें भेदिया कौन हो सकता है जो हमें इन्फॉर्म करे कि ये समाज क्या सोच रहा है। तो दो स्तर हैं, एक है कि हम इसके अतीत को खंगालें और ये समझें कि ये समाज कंस्टिट्यूटेड कैसे बना हुआ है, कैसे सोचता है और अपने शासक को किस दृष्टि से देखता है। तो इन सभी स्तरों पर अंग्रेज़ों ने या उस समय के जो शासक थे उन लोगों, अंग्रेज़ों का अभिप्राय यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी से है और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कैसे सोचते थे इस पर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। आज इस बात को आपके सामने दोहराने की ज़रूरत है कि उनके हिसाब से ये जो इंटेलेक्चुअल लाइफ है भारत में, जो बौद्धिक जीवन है, उसमें दो तरह की चीज़ें थीं उनके हिसाब से। वास्तव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो जैसे सोचते थे उनके हिसाब से। एक था जो ब्राह्मण नॉलेज था जिसको वो स्पेकुलेटिव समझते थे, स्पेकुलेटिव ब्राह्मण नॉलेज का डोमेन था, और दूसरा था जो मुस्लिम थियोलॉजिशियंस का था। एक जो हिंदू
ब्राह्मणिकल स्पेकुलेटिव नॉलेज का डोमेन था, वो उनको दिखता था, और एक मुस्लिम थियोलॉजिशियंस का एक जगत होता था। और ये जो ब्राह्मणिक नॉलेज है, इसका बड़ा सेंटर उनको दिखता था नदिया। नदिया आप जानते हैं कि नदिया जो है बंगाल में है, और दुर्भाग्य से नदिया पर वैसा फोकस इस वक्त इतिहास के लोग नहीं देते हैं, लेकिन साहित्य के लोगों ने इस बात को समझा था कि नदिया बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे इस वक्त नागार्जुन की एक बात याद आ रही है। वो इस बात के प्रति बहुत सचेत थे। वो मिथिला को अलग नहीं करते थे, मिथिला को नदिया तक ले जाते थे, और आम और तमाम तरह की चीज़ों के माध्यम से वो इस कल्चरल जोन को एक साथ रख के देखने की कोशिश करते थे। हमारे इतिहासकार मित्र हैं दीपक कुमार, वो भी इस बात की चर्चा प्राय करते हैं कि जो बिहार और बंगाल के बीच की जो लाइन है, ये बहुत शार्प नहीं है, वो एक ब्लड लाइन है, और कल्चरली देखने पे लगता है कि वो जो इलाका है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल के इतिहासकारों ने इस पर कम ध्यान दिया, और उन्होंने पश्चिम बंगाल या बंगाल का इतिहास अलग से लिखा, जैसे मानो कि बिहार के इतिहास से उसका कोई खास संबंध नहीं है। तो एक तो ये था, नदिया एक केंद्र था, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और वहाँ के लोग जो हैं वो संस्कृत टेक्स्ट की कमेंट्री पर ज़्यादा ध्यान देते थे, भाष्य लिखते थे, उस पर विचार करते रहते थे। और एक इस्लामिक साइंसेस के दो केंद्र थे, लखनऊ और दिल्ली। हैदराबाद भी अपने तरीके से था, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो लखनऊ और दिल्ली ये दो बड़े केंद्र थे। नदिया, लखनऊ और दिल्ली। ध्यान रहे, अभी मैं बनारस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि एक अलग कहानी है उसकी। लेकिन ये अंग्रेज कैसे सोचते थे, मैं बस उसी तरफ से अब चीज़ों को रख रहा हूँ। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्ता धर्ता थे, उनके हिसाब से एक ज़रूरत थी कि हम लोग ये जो धर्म है इस देश का, उसको हम रीडिफाइन करें। ये उनके दिमाग में आता था कि इसको कैसे हम रीडिफाइन करें, कैसे समझाएं कि यहाँ के लोगों का धर्म क्या है। तो उनकी ये दिक्कत ये थी कि यहाँ जो धर्म था वह उनकी तरह का धर्म नहीं था, जैसे कि क्रिश्चियनिटी थी या इस्लाम था। तो ये जो धर्म नहीं था, लेकिन धर्म सब जगह था, इस चीज़ को उन्होंने कैसे निगोशिएट किया, ये हमारी चिंता का एक विषय है। हमारी चिंता बंगला में कहते हैं किसी चीज़ को सोचने को। हाँ, ये हमारे चिंतन में आना चाहिए कि उन्होंने ऐसा पहले कैसे सोचा, क्यों सोचा। वो इसलिए सोचा कि धर्म का जो स्वरूप उनके यहाँ था वो एक सांस्थानिक स्वरूप था, उसके पीछे किताब होती थी, उसके पीछे चर्च होता था। हमारे यहाँ उस तरह की स्थिति साफ साफ नहीं थी। तो एक उनको ये दिक्कत हो रही थी कि हमको इसको कैसे समझना है। तो भारतीय धर्म जो है, अभी मैं हिंदुइज्म का व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, भारतीय धर्म की पुनर्व्याख्या उनको करनी थी। ये उनका एक प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट करने के क्रम में दो फेज़ हैं उनके यहाँ। दो फेज़ हैं, क्लियर कट नहीं कहूँगा, फिर भी क्लियर कट ना करते हुए भी मैं कहना चाहूँगा कि दो फेज़ में बात करने से हम लोगों को थोड़ी सुविधा रहेगी। एक को हम लोग कहते हैं ओरिएंटलिस्ट फेज़। ओरिएंटलिस्ट फेज़ आप सभी लोग परिचित हैं, ओरिएंटलिस्ट फेज़। और दूसरा है मिशनरी फेज़। ये जो दो फेज़ हैं इनको मिलाइएगा मत। ओरिएंटलिस्ट फेज़ पहले आया, और अभी हमारी बातचीत के में वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन मैं जानबूझ करके मिशनरी फेज़ की भी कुछ बातें इसमें रखूँगा, क्योंकि हमारी स्मृति में वो जो समय है, उस समय को देखने के नज़रिए में तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक ये न समझेंगे कि पहले ओरिएंटलिस्ट आए, उन्होंने विचार किया, और बाद में मिशनरी ने अपने अपने तरीके से उसको देखने की कोशिश की। ये दोनों चीज़ें मिली जुली हैं हमारी आज की दृष्टि में, इसलिए मैं दोनों की चर्चा करूँगा। सबसे पहले उनकी दिक्कत थी कि राइट्स को कैसे समझा जाए, राइट्स, अधिकार को कैसे समझा जाए। तो उन्होंने अंत में ये तय किया कि वो टेक्स्ट को आधार बनाएंगे। पुराने जो टेक्स्ट हैं वो एक आधार बन सकता है,
इसलिए अभी मनुस्मृति की चर्चा हुई और भी तमाम तरह के जो टेक्स्ट हैं उसको उन्होंने आधार बनाना शुरू किया और वहीं से इंडोलॉजी का जन्म होता है। ये जो इंडोलॉजी है वो एक तरह से साइंटिफिक नॉलेज है, लेकिन उसका आधार जो है वो उस समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से ही समझा जा सकता है कि उन्होंने इसको किस तरह से देखने की कोशिश की। क्योंकि वो ये बात ध्यान में रखने की है कि वो यहाँ चैरिटी नहीं कर रहे थे, या सिर्फ वो जानकारी के लिए यहाँ नहीं ये काम कर रहे थे। उसके पीछे जिसको पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी कहते हैं, एक राजनीतिक कारण था, उनका अपना एक उद्देश्य था। तो इस कारण से एक ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें कि जो राजनीतिक लाभ है, जो प्रशासकीय लाभ है, वो भी ध्यान में रखना चाहिए, वो क्या क्या थे। दूसरी तरफ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लोग थे जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, और उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपना जीवन जो है इस तरह के ज्ञान के लिए अर्पित कर दिया। हमेशा हम शक ना करें, जो भी कारण हो, उनके अपने समय की सीमा थी, उनके अपने कारण रहे होंगे, लेकिन उनकी कोशिशों को भी सकारात्मक तरीके से देखने की ज़रूरत है। तो एक तो मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल कंसिडरेशन, दूसरा यूरोपियन स्कॉलर्स, और इस त्रिभुज का तीसरा कोण जो है वो है भारतीय स्कॉलर्स का। ये तीनों मिल करके वो त्रिकोण रचते हैं जहाँ से हमको इस समय को या इस समय में सोचने की जो प्रक्रिया चली उसको देखना पड़ेगा। मैं दोबारा ध्यान दिलाता हूँ आपको, इस तीनों में से किसी एक पर दबाव रखते हुए अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों कोण ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ थोड़ा जाते हैं ताकि आपके सामने चीज़ें साफ हो सकें। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लिया था कि हमें अगर इस पर शासन करना है तो हमें यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी मदद लेनी पड़ेगी। नेटिव इंटेलिजेंशिया जिसको कहते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, या तमाम तरह के जो लोग हैं, इनकी मदद के बिना हम इनके बारे में जानकारी हासिल भी नहीं कर पाएंगे, और हमारी जो लेजिटिमेसी है, हमारी जो वैधता है, वो भी प्रतिष्ठित नहीं होगी। इसलिए उन्होंने यहाँ के स्कॉलरशिप का उपयोग भी किया, यहाँ के स्कॉलर्स की पूरी मदद ली। और उनकी दिक्कत ये थी कि वो पुराने टेक्स्ट पढ़ नहीं सकते थे, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे कि उसके सहारे वो सीधे सीधे उसमें उतर सकते। इसलिए एक तरह से वो भारतीय जो नेटिव इंटेलिजेंशिया थी उसके साथ उनका जुड़ाव होता है, और इसको समझने वाले पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और अंत में इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कई लोग इसमें भागीदार बनते हैं, और ये सभी बड़े लोग थे, और इन सब के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। ये कौन कौन से थे? हालांकि सबसे पहले भारत के बारे में लिखने वाले लोग अंग्रेज नहीं थे, सिर्फ एशियाटिक सोसाइटी के लोग ही नहीं थे, उसके पहले भी लोगों ने कोशिशें की थी। मैं कुछ नाम नहीं ले रहा हूँ, आप किसी भी किताब में उसको देख सकते हैं। जिन्होंने अवेस्ता का ट्रांसलेशन किया था उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ विलियम जोन्स से, जिससे आप सभी परिचित हैं, एशियाटिक सोसाइटी के थे। और उन्होंने वो जज थे, ध्यान रखिएगा, वो जज थे। और जज जो होता है वो चीज़ों को एविडेंस के आधार पर देखने की कोशिश करता है। तो वो एविडेंस मिलाने का काम शुरू कर रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ा काम ये किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जानकारी हमको मिली है वो सेंड्रोकोटस जो है वो ग्रीक एक राजा के बारे में लिखते थे, सेंड्रोकोटस। ये सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य है, इस बात को वो सामने लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य वही है जो सेंड्रोकोटस है, और सेंड्रोकोटस के बारे में ग्रीक लोगों ने लिखा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी वहाँ से शुरू होती है। और उसके बाद कालिदास की शकुंतला जो है वो भी उसी समय हमारे लिए खुली एक टेक्स्ट के रूप में, और इस तरह से एक तरह से मिलाने का काम शुरू हुआ।
डॉट्स मिलाने का जिसको हम लोग कहते हैं, वो काम शुरू हुआ और इसमें विलियम जोन्स की एक बड़ी भूमिका है। एक थे चार्ल्स विल्किंस, ये सभी नाम परिचित नाम होंगे, लेकिन मैं दोहरा इसलिए देता हूँ कि ये सारे लोग जुड़े हुए हैं उस प्रोजेक्ट में जो एशियाटिक सोसाइटी का प्रोजेक्ट है। चार्ल्स विल्किंस जो एपिग्राफी को लेकर आए, कोलब्रुक थे जो वेद को लेकर के आए या वेद को हमारे सामने उन्होंने रखा। उसी तरह से एच विल्सन थे। एच विल्सन ने सोशल हिस्ट्री जो है वो प्राचीन भारत की सोशल हिस्ट्री को लिखने के लिए धर्म को आधार, धार्मिक जो सेक्ट्स थे उनको आधार बनाया। और जेम्स प्रिंसेप, ये प्रिंसेप का नाम भी आपने अगर कलकत्ता जाएं हमारे शहर तो वहाँ एक प्रिंसेप घाट है। तो ये प्रिंसेप साहब इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि इन्होंने अशोक को हमारे सामने उपस्थित किया। जो अशोक खो गया था उस अशोक को हमारे सामने उपस्थित किया, क्योंकि जो शिलालेख थे प्रियदर्शी और अशोक को जोड़ने से हम लोगों को एक बेस मिला कि हम अशोक की कहानी को कह सकें। तो वो जो पढ़ा नहीं जा रहा था उसमें जो प्रियदर्शी आ रहा था वही अशोक है। इस बात को जैसे मैंने कहा कि सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य है, वैसे ही उस शिलालेख में जो है वो अशोक है, ये बताने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया। और इस तरह से इन सभी लोगों ने मिल करके ये प्रतिष्ठित करने की कोशिश की कि हमारे यहाँ मतलब भारत में भी एक क्लासिक सिविलाइजेशन थी। ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता को उन्होंने ग्रीक सिविलाइजेशन के बरक्स रखा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने इस सभ्यता को ग्रीक सभ्यता से कमतर भी माना। कभी कभी हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। सभ्य थे, इनके यहाँ भी बहुत कुछ है, ये है वो है, सब कहते थे, लेकिन अंततः वो इस बात को भी नहीं भूलते थे कि उनसे कमतर थे। अब आप कह सकते हैं कि अगर ये ना बोलते तो लोग सुनते नहीं इनकी बात को, ये भी हो सकता है, ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। तो मैं मानता हूँ कि चाहे वो कमतर हों या जो भी हों, लेकिन इन लोगों ने हमारे सामने हमारे अतीत के पन्ने खोले और जिस तरह से खोले उस क्रम में उन्होंने हमारे लिए संभावना पैदा की कि हमको एक इतिहास देने की कोशिश की। उन्होंने हमको इतिहास के वो पन्ने दिए, वो दृष्टि दी जिसके आधार पर हम अपने इतिहास को निर्मित कर सकें। इसलिए इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये काम तो कर रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी के बाद से, और ये काम करते हुए भारतीयों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। कुछ भारतीय भी इनसे प्रेरित हो रहे हैं। तो ये जो 1784 से 1830 के बीच का काम है, इसी में फोर्ट विलियम कॉलेज भी आता है, ये ध्यान रखने की बात है, जहाँ की जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए, ये बतलाने के लिए शॉर्ट में कि कैसे लोग हैं, कैसे सोचते हैं आदि बताने की कोशिश की गई थी, वो भी आता है। और भी 2-3 चीज़ें आती हैं जिसके बारे में संक्षेप में मैं चर्चा करूँगा। लेकिन मोटे तौर पर जिस ओर मैं ले जाना चाहता हूँ वो ये है कि इसी ज़मीन पर जो इन्होंने तैयार की थी, इसी ज़मीन पर 1830 के दशक में भारतीय इंटेलिजेंशिया का जन्म होता है। इंडियन इंटेलिजेंशिया जिसको हम लोग कहते हैं, वो इसी ज़मीन की फसल है। ये मेरी एक स्थापना है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये जिसको हम इंडियन इंटेलिजेंशिया कहते हैं, जिसकी शुरुआत राम मोहन राय या डिरोजियो से करना चाहते हैं, वो इसी फसल की उपज है। अब मैं एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, वो ये है कि ये जो न्यू इंटेलिजेंशिया है, इसके चरित्र में ऐसी कौन सी नई बात है। ये इंटेलिजेंशिया पहली बार
जमींदारों के प्रभाव से मुक्त हो रहा है। जमींदार जो हैं, पहले आप जानते हैं कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते थे वो जमींदारों पर आश्रित होते थे, जो उनके ऊपर निर्भरता थी। तो ये जो इंटेलिजेंशिया है ये लेकिन दूसरे तरह का इंटेलिजेंशिया है। इसका जमींदारों के ऊपर जो है, उनमें से कई लोग तो खुद जमींदार भी थे, इसलिए ये जो इंटेलिजेंशिया है ये शहर केंद्रिक है। ये शहर में रहने वाले लोग हैं और एक तरह से परमानेंट सेटलमेंट के बेनिफिशियरी भी हैं। राम मोहन राय से इसको आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। एक तो ये है कि ये इंटेलिजेंशिया सोचते हुए अब जो है जमींदारों की ओर नहीं देख रहा है कि हमको फंडिंग कहाँ से होगी, हमको पैसे कहाँ से मिलेंगे। ये लोग थोड़े इंडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन इनकी निर्भरता जो है वो जो विलियम जोन्स की तैयार की हुई ज़मीन है उस पर पूरी तरह से है, ये हमको कहना पड़ेगा। उसी समय प्रिंटिंग का आना एक बड़ी घटना है। प्रिंटिंग का आना, आप उस क्रम में आप बैप्टिस्ट मिशनरी विलियम कैरी का नाम जरूर लेना चाहेंगे। 1801 में श्रीरामपुर में, जो कि डेनिश टेरिटरी है, वो ब्रिटिश नहीं है, डेनिश टेरिटरी है, वहाँ से जोड़ सकते हैं। एक तरफ ये एस्थेटिक सोसाइटी का काम चल रहा है, दूसरी तरफ श्रीरामपुर में काम चल रहा है, और उसी के बीच में से समाचार दर्पण का प्रकाशन होता है 1818 में। तो ये जो नए किस्म का इंटेलिजेंशिया का आना है, ये नया इंटेलिजेंशिया पार्शियली यूरोपियन इंटेलिजेंशिया की तरह ही सोचने वाला है। ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस दौरान नए मौके आते हैं, नए ग्रुप्स को मौका मिलता है। तो बंगाल में क्या हुआ कि ब्राह्मण और कायस्थ जो हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़े उस दौर में, कि जो नए इंटेलिजेंशिया का निर्माण काल था। और कायस्थ का जो राइज है, कायस्थ जो शक्तिशाली हुए हैं बंगाल में, वो उसी समय से होना शुरू हुए हैं। और ये लोग जो हैं, ये लोग अंग्रेज़ों के ज़माने में सबसे बड़े बेनिफिशियरी सिद्ध हुए, सबसे लाभ उन्हीं को ज़्यादा मिला। और कायस्थ के बारे में मैं अलग से एक बात कह दूँ कि कायस्थ के साथ जब जो वहाँ के द्विज थे, वहाँ के जो अपर कास्ट थे, उनका मानना था कि कायस्थ जो है वो शूद्र है, और उन्होंने कोर्ट जजमेंट भी दिया था। ये बाद की बात है, लेकिन मैं थोड़ा आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कहूँगा कि कायस्थ को जब शूद्र कह दिया गया तो सभी कायस्थों को बड़ी दिक्कत हो गई थी, और उन्होंने कहा कि हम लोग कोर्ट में केस लड़ेंगे। और यूपी के एक थे, उन्होंने अपना सारी दौलत जो है वो दान कर दी, ताकि कायस्थ जो हैं वो अपर कास्ट होने का दावा पेश कर सकें। और उसके बाद जजमेंट हुआ, और एक में हार गए, दूसरे में जीत करके ये जजमेंट लाया गया कि कायस्थ जो है वो अपर कास्ट है। उसमें 2 जज थे, एक जज कायस्थ था और एक अंग्रेज़ था। तब जाके ये जजमेंट आया कि कायस्थ जो है वो अपर कास्ट है। तो ये सब कहानियाँ भी हैं, बड़ी दिलचस्प कहानी। इसका पता मुझे हाल ही में चला। मैं उस वक्त फिर लौटता हूँ, जो नए इंटेलिजेंशिया के लोग थे ये अति उत्साह में थे। डेरोजियो का नाम आपने सुना होगा। तो उस ज़माने में रेडिकल एक माहौल था, जिसमें कि जो नौजवान लोग थे वो अपने पिताओं को, अपने चाचाओं को, अपने जो अग्रज थे उन सबको चैलेंज कर रहे थे, और रेडिकल थे डेरोजियो के प्रभाव में। तो उनको लगता था कि अंग्रेज़ जो है वो बहुत आगे हैं। तो राम कमल जो है, राम कामुल हो गया, CAMUL, KAML की जगह CAMUL लिखने लगा था, ताकि लगे कि हाँ मैं भी उनके साथ हूँ, उन्हीं की तरह का हूँ। अब ये जो समय था, ये वो समय है जब हिंदू कॉलेज की स्थापना हो रही है। और हिंदू कॉलेज के आने का मतलब, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज बाद में बना, वो जो हिंदू कॉलेज है, उस हिंदू कॉलेज के बनने के बाद बंगाल में जो हिंदू एलिट है, वो हिंदू एलिट मुस्लिम एलिट से अलग हो रहा है।
इस बात को मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा कि एक तरफ राम मोहन राय की तरफ बढ़ता हुआ हिंदू समाज है और उसी क्रम में जो मुस्लिम एलिट है वो हिंदू एलिट से अलग हो रहा है। और इसकी शुरुआत जो है हमको, जिसकी तरफ मीना जी इशारा कर रहे थे, फोर्ट विलियम के ज़माने में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें खोजनी पड़ेंगी। और इसमें एक बड़ा सवाल आ जाता था उस वक्त कि जो यूरोपियन नॉलेज है उसको कैसे भारत में लाया जाए। वो ये भी कर रहे थे कि धर्म की तलाश भी कर रहे थे और यूरोपियन नॉलेज को भी भारत में उतारना चाहते थे। हम लोग जो ट्रांसलेशन कहते हैं ये 2 एक्सिस पे होता है। एक एक्सिस है प्राचीन टेक्स्ट का उस वक्त की भाषा में ट्रांसलेशन, और दूसरा है यूरोपियन नॉलेज का यहाँ पहुँचाना। तो ये जो नया इंटेलिजेंशिया बन रहा है, ये नया इंटेलिजेंशिया लेकिन यूरोप से सीख रहा है और उन्हीं की दृष्टि से प्राचीन भारत को भी देख रहा है, उसके टेक्स्ट को सामने रख रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि हम लोग कैसे इस नए समय में यूरोप जैसा कुछ कर सकें। और यहाँ संस्कृत कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है। हिंदू कॉलेज में बहुत सारे लोग नहीं थे, लेकिन 1820 के दशक के अंत में यहाँ 400 विद्यार्थी थे। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि 400 विद्यार्थी जो थे वो उसी ढर्रे में हैं जिस ढर्रे में उस समय का इंटेलिजेंशिया जो पार्शियली यूरोपियन हो चुका है। अब इस बैकड्रॉप में जिसकी मीना जी चर्चा कर रहे थे, हम वहाँ पहुँचते हैं कि अब जो ये ट्रांसलेशन होगा वो कैसे होगा, कौन सी भाषा का इस्तेमाल होगा। तो जो उनकी समझ थी, उनको ये लगता था कि संस्कृत को सामने रखने के लिए एक सप्लीमेंट्री लैंग्वेज चाहिए। यहाँ कपिल कपूर जी हमारे JNU के विद्वान थे, अभी भी हैं, संस्कृत और इंग्लिश डिपार्टमेंट के थे। उन्होंने एक रेंडरिंग शब्द का प्रयोग इस संबंध में किया है कि वो चीज़ आए लेकिन भारतीय भाषा में आए। तो उसके लिए क्या किया गया कि जो संस्कृत की जो टेक्स्ट है उसका अनुवाद हिंदी में होगा और जो पर्शियन टेक्स्ट है उसका अनुवाद उर्दू में होगा। और यहाँ से हिंदी और उर्दू, मैं यहाँ मीटिंग में हूँ, बोलो। हाँ। मैं भेज देता हूँ थोड़ी देर में 65। हाँ, मेरी पत्नी का फ़ोन था, वो भी CIL की ही छात्रा रही, यहीं से उन्होंने MPhil और PhD की है, आपके साथ की है लगभग 2 वर्ष इधर उधर, थोड़ी सीनियर होंगे आपसे। हाँ, उनका महत्वपूर्ण कॉल, उनको खुशी होगी इस बात की कि वंदना जी की अध्यक्षता में मुझे यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है। सर, आपने फोन उठाया था, हम समझ गए। ऑब्वियसली ये तो आप, इतनी समझदारी तो आपको हो ही गई होगी कि अब मुझे कुछ कॉल्स होते हैं जिनको आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। सर, तो आगे बढ़ता हूँ। तो वो जो है संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं उसका अनुवाद होगा हिंदी में और पर्शियन का होगा उर्दू में। पहले कह चुका हूँ कि हिंदू कॉलेज में पढ़ने वाले लोग जो थे वो हिंदू ट्रेडिशन की तरफ बढ़े और यहाँ से हिंदू एलिट और मुस्लिम एलिट का बंगाल में फ़र्क साफ साफ दिखाई देता है। और भाषा के स्तर पर जो ट्रांसलेशन होगा, अब ट्रांसलेशन में संस्कृत को हिंदी में लाया जाएगा और पर्शियन को उर्दू में लाया जाएगा। यहाँ से एक डिवाइड होता है और ये जो डिवीज़न होता है ये उनकी दृष्टि है। मैं उन्हीं की दृष्टि के पीछे चलते हुए यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। दिल्ली कॉलेज का जिक्र किया जा सकता है जिसने कि जो
वेस्टर्न वर्ल्ड की जो चीज़ें थी उसको उर्दू में सामने रखा। देखिए, ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें सरकारी तंत्र जिसको कहते हैं, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी तंत्र के माध्यम से हमारे सामने आ रही हैं। मैं इसमें जानबूझ करके वो हिस्सा नहीं ला रहा हूँ जो भाषा बाज़ार के माध्यम से उस वक्त बाद में उभर रही थी, या जो उभरी, जिसकी तरफ हमारे इतिहासकार क्रिस बेली ने बहुत अच्छा काम किया है, और वो बनारस के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। कुछ विद्वान हैं जो इलाहाबाद पर फोकस करते हैं कि कैसे जो है ये शहर जो है एक नई भाषा के साथ जुड़ता है, और वहीं से भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लोगों का उदय होता है। वो सब कहानी आप सबको मालूम है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं जिस चीज़ पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि ये ट्रांसलेशंस भले ही सदिच्छा में किए जाते रहे हों, लेकिन इस ट्रांसलेशन के बीच में से जो बात निकलती है कि देयर वॉज ए हिंदू पास्ट, देयर वॉज ए मुस्लिम पास्ट, और इस क्रम में हमारे लिए 2-3 मुसीबतें खड़ी होती हैं। ट्रांसलेशन हो रहे हैं, और अब ट्रांसलेशन में किसके बदले कौन सा शब्द आएगा, इसकी एक स्पष्ट नीति है, और उस नीति के तहत हम देखते हैं कि हमारे पास जो सामग्री निकल करके आती है, जिसके भीतर से अब हिंदी निकलेगी कैसे, उसके बीच में जाऊंगा मैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि नींव पड़ चुकी है। हाउस इज डिवाइडेड, और ये जो हाउस डिवाइडेड वाली किताब आप में से कई लोगों ने अमृत राय की पढ़ी होगी, हाउस डिवाइडेड, वो भी इसी लाइन पर लिखी गई किताब है। और उसी में से कैसे उनके पुत्र ने दिखलाया है कि इसी में से हिंदी नेशनलिज्म जो है कैसे निकल के आता है, ये आलोक राय ने दिखलाने की कोशिश की। मैं उस थीसिस से सहमत नहीं हूँ, ये अलग बात है, लेकिन उनकी लाइन ऑफ थॉट को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ये कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस जो थे वो एक साथ कितने तरह का काम कर रहे थे। इसलिए कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस की बहुत बारीक समझ हम लोगों को रखनी पड़ेगी। इस संदर्भ में एक और चीज़ जोड़ दूँ आपके लिए, वो ये है कि हमारे देश में एक स्कॉलरशिप है जो ये मानती है कि अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ किया, और जो बहुत कुछ किया उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिससे हम सीख सकते हैं। जैसे वो गाँव में जाते थे, खोज करते थे, लोगों से बातचीत करते थे, और ये जो फील्ड वर्क करते थे उसका डॉक्यूमेंटेशन करते थे। भारत के गांव कैसे हैं, किस तरह से उनमें सोचा जाता है, कैसे वो अतीत को देखते हैं, इन सब के बारे में उनकी बहुत डिटेल रिपोर्टिंग वो करते थे, और वो चीज़ें हमारे लिए बहुत काम की हैं। बाद में जब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जांच करने की कोशिश की, तो ये जो मटेरियल है जिसको वो फील्ड वर्क हम लोग आज की भाषा में कहें, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो जाता है और वहाँ पर खोजता है कि ये टीला किस तरह का है, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। या जेम्स टॉड जब जाते हैं गाँव में तो उनको वहाँ बैलेट्स, उनको वहाँ राजपूतों की कथा मिलती है, जिसके आधार पर उन्होंने एनाल्स ऑफ राजस्थान लिखा, टॉड ने जो लिखा। उसके बाद जो है राजपूत ट्रेडिशन का मामला निकल करके आता है। तो ये जो सारा मटेरियल है, इन सारे मटेरियल्स में हमको उस समय के बारे में जानने समझने का बहुत सारा मौका भी बनता है। उसके दुष्परिणाम भी हुए हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि भारत के अतीत को देखने की एक ख़ास तरह की दृष्टि का विकास होता है। टॉड जिस लाइन पे चलते हैं, बाद में बंकिम चंद्र भी उसी लाइन पे चलने लगते हैं, तो एक किस्म की उसमें समस्या भी खड़ी होती है। लेकिन बावजूद इसके इतिहास के छात्र होने के नाते मुझे कहना चाहिए कि इनका भी बड़ा प्रभाव है, और ये जो ट्रांसलेशन और रेंडरिंग का जो मामला चल रहा है उसमें ऐसा बहुत कुछ है जो कि हमारे काम का है, जिस पर कि ध्यान देना चाहिए। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाते हुए, बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए कि बेसिक लेवल पे जो सूचनाएं आपके पास हैं उसको मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ कि अधिकतर इस समय इस तरह की जब चर्चा होती है तो हम अपने निष्कर्षों को दूसरे के निष्कर्षों से भिड़ाते रहते हैं, और जो ग्राउंड वर्क है, जो स्टेप बाय स्टेप जो स्टडी होनी चाहिए, उसका ध्यान अब नहीं रहता है। और ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि हम लोगों को जिस समय की बातचीत चल रही है उस समय के जो सोर्सेज हैं उसको खंगाले बिना अपने तरह के
जो निष्कर्ष हैं, जो आइडियोलॉजिकल होते हैं बेसिकली, उनको आपस में टकराते रहने से कोई नई बात पैदा नहीं होगी। इसलिए हम लोगों को उस समय के मटेरियल्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ तक की कहानी आपके सामने एकदम स्पष्ट है। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ मेरी तरफ से कुछ जोड़ने की ज़रूरत है। अधिकांश बातें आपकी जानी हुई हैं। सिर्फ एक बात मैंने अपनी तरफ से जोड़ी है कि ये जो 1830 के बाद निकल करके आया भारत का न्यू इंटेलिजेंशिया है, इस इंटेलिजेंशिया ने अगले 100 सालों में भारत में जो केंद्रीयता हासिल की, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है। इंडियन इंटेलिजेंशिया की जो मेकिंग है, उस मेकिंग में यूरोपियन जो शैडो है, उसका जो प्रभाव है, इसके कारण भारत में जो कॉलोनाइजेशन हुआ है, उसके भीतर में से इंटीमेट एनिमी की जो थीसिस है हमारे आशीष नंदी की, उसका क्या महत्व हो सकता है, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन इसके साथ में एक दूसरी तरफ भी जाना चाहूँगा, जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी कि क्यों मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का जो काम है, उसको भी इसके साथ जोड़ने की ज़रूरत है। क्रिश्चियन मिशनरीज एक तरह के नहीं होते थे, ये बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और कितने क्रिश्चियंस थे यहाँ, इसके बारे में भी बहुत क्लैरिटी लोगों के पास नहीं है। मैं छात्रों के बीच अधिक हूँ, अधिकतर छात्र ही सुन रहे हैं। विद्वानों के लिए मैं क्या कहूँगा, ये लोग तो जानते हैं सब चीज़ें। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे देश में जो क्रिश्चियंस थे, उनका आना 5th सेंचुरी से ही हुआ है, ये जानते होंगे आप लोग। बाद में पोर्तुगीज़ के आने के बाद यहाँ पर जो फिशरमैन थे और कुछ हिंदू लो कास्ट के लोग थे, वो कैथोलिक्स बने। ये सारी चीज़ें हो रही थी और 1800 के आसपास क्रिश्चियंस की जो संख्या थी वो 8 लाख के करीब बताई गई है। 8 लाख, जिसमें 7.5 लाख जो हैं वो कैथोलिक्स थे। 8 लाख। उस वक्त कलकत्ते की जनसंख्या 5 लाख थी, आज जो करोड़ से ज़्यादा है। तो मतलब 5 लाख को 8 लाख मत समझिएगा, ये संख्या एक सब्सटेंशियल संख्या है। कंपनी, ये बात ध्यान रखने की है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लेकिन इन मिशनरियों पर भरोसा नहीं करते थे। और क्रिश्चियन मिशनरियों का जब जो इंटरनल हिस्ट्री, उसको जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि वो लोग कंपनी शासन को से बहुत अपेक्षाएं रखते थे, लेकिन कंपनी उनके साथ सहयोग नहीं करती थी और उनको उसमें संदेह था। इसे संदेह के कई कारण थे, क्योंकि मिशनरी जो हैं वो कई स्टॉक से आए थे। बैप्टिस्ट थे, 1793 में आए थे और सेरामपुर में उनका मेन सेंटर हुआ करता था। एंग्लिकन्स थे, लंदन मिशनरी सोसाइटी और भी सब थे। ये सभी 1790 से 1800 के बीच में भारत में आते हैं और अधिकतर जो क्रिश्चियन मिशनरियों का प्रभाव था वो दरअसल साउथ में था, दक्षिण के राज्यों में था। और धीरे धीरे वहाँ एंग्लिकन्स ने जो डेनिस मिशन पहले हुआ करता था उस पर अपना प्रभाव तंजौर में बना लिया। तो दक्षिण भारत में एक तरह से क्रिश्चियंस का जो प्रभाव था वो ज़्यादा था पहले। लेकिन जो जिससे हमारा सीधा संपर्क बनता है हमारी कहानी का, क्योंकि हम लोग सभी जिस तरफ जाना चाहते हैं वो है कि सेरामपुर में बैप्टिस्टों ने बाइबिल का ट्रांसलेशन शुरू किया था। ये जो बाइबिल का ट्रांसलेशन है 1808 से 1820 के बीच में ये हुआ था संस्कृत, उड़िया, हिंदी, मराठी, पंजाबी, असमिया और गुजराती भाषाओं में। तो ये जो अनुवाद हैं, इस अनुवाद ने एक तरह से बाद में जो भाषाएं बनी उन भाषाओं को बनने में एक तरह का एक मॉडल पेश किया। इसलिए ये जो अनुवाद है, इस अनुवाद के महत्व को आप कम नहीं कर सकते। भले ही उसमें जो भी इशू का कुछ दूसरा अर्थ लगाया गया हो और उसका एक जो भी प्रभाव रहा हो,
लेकिन एक मॉडल के रूप में एक नई जो भाषा बनेगी जिसमें रेंडरिंग होगी, उसका क्या रूप होगा, उसमें उसका एक प्रभाव है। आप तर्क करने के लिए जो फोर्ट विलियम के समय के जो अनुवाद हैं उसको आधार बना करके कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन मैं बातचीत जानबूझ के मैं उस तरफ कर रहा हूँ जहाँ से कि बाद में जो हिंदी और उर्दू बनी उसका क्या प्रभाव बनता है या उसका कोई कनेक्शन इस समय के ट्रांसलेशन से है कि नहीं, उसी पर ध्यान दे रहा हूँ। कैरी के देहांत के बाद 1833 में 19 मिशन बनाए गए और उस समय उत्तर भारत में 28 एंग्लिकन मिशनरीज काम कर रहे थे। 28। अब ये जो फेज़ है क्रिश्चियन मिशनरियों का, ये अलग फेज़ है। मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ ओरिएंटलिस्ट की। तो ये जो फेज़ है, इस फेज़ में हिंदुओं के खिलाफ एक वातावरण है। ये हिंदुओं को मानते हैं कि ये लोग बहुत ही पिछड़े हैं, अमानवीय हैं और इनमें कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं। पहले वाले लोग थे जो इनको एक सभ्य समाज के रूप में, इनका एक अतीत है, इनका एक इतिहास है, उस रूप में देखते थे। लेकिन ये जो मिशनरीज़ हैं ये लेकिन हिंदुइज़्म में बुराइयां ही अधिक देखते हैं और ये समझते हैं कि अगर इन लोगों को बचाना है तो इनको कन्वर्ट करना होगा, इनको ईसाई बनाना पड़ेगा। तो ये जो चार्ल्स ग्रांट के समय का जो मिशनरी हैं वो ओरिएंटलिस्ट से अलग है। और ये बात मैं इसलिए कहना जरूरी समझता हूँ कि जब हम इस तरह की चीज़ों को देखते हैं तो प्रायः हम इन चीज़ों को आपस में मिला देते हैं। और अंग्रेज़ यहाँ भी एक काम कर रहे हैं, अंग्रेज़ वहाँ भी एक काम कर रहे हैं, तो सारे अंग्रेज़ मिलकर के भारत को बिगाड़ रहे हैं या हिंदुओं को कन्वर्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये बहुत ही सरलीकृत मामला हो जाता है। इसलिए हम लोगों को सावधानी से उन तथ्यों की पड़ताल करनी चाहिए और देखने की बात होती है जो पहले के ओरिएंटलिस्ट विद्वान थे वो क्या कर रहे थे, क्या चाह रहे थे, उनकी क्या सीमाएं थी, और ये जो मिशनरी करना चाह रहे थे इनके क्या अपने कंपल्शंस थे। इन दोनों के बीच में कहानी को रखना पड़ेगा। तो अब मैं अपने अंतिम पॉइंट पे आना चाहूँगा। वो ये है कि 1830 के दशक में जो इंटेलिजेंशिया बन रहा है उस इंटेलिजेंशिया के पास जो रिजर्वेशंस हैं, मैं अंग्रेजी शब्दों का अधिक प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये इसी टर्म्स में इन चीज़ों को रखा गया है, वो लेकिन अपने धर्म के प्रति अब ज़्यादा सचेत हो रहा है। तो आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, 1830 के दशक में एक तरह से हिंदू लोगों ने भी अपने धर्म को सामने रखकर अपने धर्म की रक्षा का प्रयास तेज किया। 1830 का दशक। ये जो हिंदू हैं, ये हिंदू ऐसे हिंदू हैं जो वेस्टर्न टर्म्स में अपने धर्म को रख करके अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो क्रिश्चियन मिशनरी का जो प्रयास होता था दक्षिण में जो भी रहा हो, लेकिन उत्तर भारत में उनकी दाल नहीं गली थी। पहला जो रियल कन्वर्शन होता है भद्रलोक समाज में 1830 के दशक में, वो 1830 के दशक में होता है और उससे जो है एक भय का वातावरण कलकत्ता में बन गया था। और इसलिए उस समय आप देखिएगा कि धर्म चर्चा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, हिंदू धर्म को बचाना पड़ेगा। उसी समय ब्रह्म समाज निकल करके आता है और ये सारी चेष्टाएं इस ओर हो रही हैं कि अपने धर्म को हम लोग बचाएं कैसे। और ये जो धर्म बचाने की प्रक्रिया है, इसमें जो धर्म की व्याख्या है, धर्म का जो आधार बनाया जा रहा है, वो वही नॉलेज है जो नॉलेज 1784 से 1830 के बीच में हमारे बीच उपस्थित हुआ है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि हम दुश्मन का मुकाबला करने के लिए दुश्मन द्वारा प्रदत्त जो इंटेलेक्चुअल मटेरियल है उसी का इस्तेमाल करने को बाध्य है। तो इसमें दो बातें पैदा होती। एक तो ये है कि क्या यही हिंदू धर्म था जो वास्तव में था, या कि हिंदू धर्म की जो व्याख्या इन चीज़ों में निकल करके आई है वही अब हिंदू धर्म बन गई और उसी धर्म के आधार पर अब धर्म की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये इतिहास का एक बड़ा प्रश्न है कि 1830 में निकला हुआ जो हिंदू धर्म है,
ये धर्म क्या वास्तविक भारतीय हिंदू धर्म, जिसको हम विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिसेस के बीच में से निकाल करके ला सकते हैं, एक धर्म के रूप में ला सकते हैं, अब लाया जा सकता है कि नहीं, ये भी एक अलग प्रश्न है। हिंदू धर्म को क्या उस तरह से क्रिश्चियन धर्म की तरह या इस्लाम की तरह एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाया जा सकता है कि नहीं, ये भी अलग प्रश्न है। लेकिन अगर हिंदू धर्म को उस तरह से धर्म के रूप में रखा जाए तो ये किस नॉलेज के आधार पर रखेंगे हम? क्या वो नॉलेज जो नॉलेज 1784 से 1830 के बीच में उत्पादित हुआ है, जिसमें कि भारतीय समाज में टेक्स्ट बेस्ड एक एंशिएंट नॉलेज के बारे में जानकारी है, या कि कोई और हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए जिससे कि भारतीय संदर्भ में धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के चर्चा हो सकती? ये सवाल हम लोगों को इस वक्त मथे डाल रहा है। इस वक्त हमारे बीच में जो मंथन चल रहा है वो ये है कि अंग्रेज़ों के द्वारा उत्पादित ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के सहारे हम धर्म चर्चा करें, डिकोलोनाइजेशन की बात करें, या कि हम कोई और ऑल्टरनेटिव मॉडल की तरफ बढ़ें जहाँ की हमारे पास दूसरे तरह के मटेरियल्स हों, जिसको हमने छोड़ दिया क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हमारे लिए एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पर अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें दो तरह की चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये है, जो मॉडल अभी इतिहासकारों में अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मॉडर्न हिंदुइज्म का ये रूप में उभरना 1830 के दशक में, और बाद में विवेकानंद के समय जा कर के इसका एक और संस्करण बनना जो और भी फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। या तो एक ये तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका हो सकता है कि जो भारत में धर्म को लेके विभिन्न इलाकों में, विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने तरह की जो दृष्टि है, उन सबको इस वक्त अध्ययन के केंद्र में लाया जाए, और एक बार फिर से हिंदू धर्म के बारे में हमारी जो ऐतिहासिक समझ है उस समझ को सामने रखा जाए। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। क्या हम अंग्रेजों के द्वारा दिए गए हिंदुइज्म के आधार पर हिंदुइज्म की लड़ाई लड़ेंगे, या कि हम भारतीय ट्रेडिशन में जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी पुनर्व्याख्या करेंगे, उनका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और हमारे धार्मिक व्यवहारों, हमारे धार्मिक इतिहासों की तह में जाने की कोशिश करेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल में मेरा एक निवेदन है, मेरा एक प्रस्ताव है कि हम दो लोगों को समझने की कोशिश करें कम से कम। एक के बारे में मेरी जानकारी बहुत कम है, इसलिए मैं बस एक सुझाव के रूप में आपके सामने प्रस्तावित कर सकता हूँ। वो है जिसको हिंदू फिलॉसफी, हिंदू ट्रेडिशन के बारे में एक डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है प्रोफेसर कपिल कपूर ने। उनके कई खंड आ चुके हैं, उनमें उनकी अपनी व्याख्या है। मैं उस व्याख्या के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि उसको आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे रीड करेंगे, लेकिन वो चीज़ों को बहुत पीछे ले जा करके उसकी एक व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये है, लेकिन जिससे थोड़ा सा मेरा परिचय है उसके बारे में मैं संक्षेप में आपके सामने बात रखना चाहूँगा। वो है लिटरेचर से, या लिटरेचर में जो है धर्म को लेकर के चर्चा, उस पर हम लोग क्या जा सकते हैं या नहीं जा सकते लिटरेचर में। और इसमें जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस संदर्भ में, वो है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने, उनमें थोड़ा बुद्धिस्ट बायस हो सकता है, और ये है, इसको हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्राचीन युगीन जो साहित्य है उसके आधार पर धर्म को लेकर के, फिलॉसफी को लेकर के, साहित्य को लेकर के जो चर्चा करने की कोशिश की है, भारतीय साहित्य की एक ऑल्टरनेटिव इतिहास की उनकी एक ऑल्टरनेटिव व्याख्या है, जिसमें वो भारतीय साहित्य के उद्भव को लेकर के एक दूसरे तरह की थीसिस देते हैं, दूसरे तरह की थियरी देते हैं। मेरा निवेदन है कि क्या हम उस साहित्य में कहीं इस तरह के रिसोर्सेज की तरफ जा सकते हैं
जहाँ से कि हम ये जो आधुनिक भारत की जो गुत्थी है, जिस गुत्थी में उस पार भी अंग्रेज हैं और इस पार भी अंग्रेज हैं, जिसको पार्थ चटर्जी कहते हैं ना कि एक डेरिवेटिव डिस्कोर्स है। हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उत्पादित जो ज्ञान है उसी के सहारे लड़ रहे हैं। या ये बेसिस होगा, या कि हम राहुल सांकृत्यायन की बताई हुई चीज़ के आधार पर हम पीछे लौटेंगे और उन तमाम रिसोर्सेज को इसमें लाने की कोशिश करेंगे, जहाँ वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में से बहुत सारी चीज़ें निकाल करके लाते हैं और ऐसे ऐसे नाम हम लोगों के बीच में रखते जाते हैं जिससे हमारा परिचय नहीं है। इसलिए हम लोगों के पास ये बहुत ही बड़ा मौका है पीछे लौटने का और समेट कर उन चीज़ों की तरफ लाने का, उन चीज़ों को लाने का जिसके ट्रांसलेशन से, यहाँ मैं ट्रांसलेशन एक खास अर्थ में व्यवहार कर रहा हूँ, जिसको साथ में लाने से ये जो लिमिटेड ट्रांसलेशन है जो यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस ने हमारे लिए उपलब्ध कराए थे, विच वॉज द ओनली गेटवे टू आवर पास्ट, उसके आधार पर या उसके समानांतर हम और बहुत कुछ लाने की कोशिश कर सकते हैं। सरहबाद का उदाहरण आपके सामने है। सरहबाद की बात करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे नाम हैं। नामवर जी का एक बहुत प्रसिद्ध भाषण है, जरूर पढ़िएगा उसको, राहुल सांकृत्यायन पर जब उन्होंने बात की थी तो उन्होंने जिन जिन लोगों का नाम लिया था उन लोगों से ये जो एशियाटिक सोसाइटी वाले लोग हैं उनका कोई खास परिचय नहीं है। हालांकि बुद्धिज़्म के बारे में वो भी चर्चा करते हैं, लेकिन अपने कारणों से। उन्होंने, राहुल ने जो बात की थी उस चर्चा को क्या हम अपने आज के संदर्भ में रखने की कोशिश कर सकते हैं? वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें जो हैं वो अभी इतिहास में ठीक से लाई नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि जो मार्जिनल वॉइसेस हैं, जिसको हम लोग मार्जिनल सोसाइटी कह रहे हैं अभी, उनकी आवाज़ों को अंग्रेज़ों ने वैसे सामने नहीं रखा था। उनके यहाँ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को ही प्राधान्यता मिली थी और जो इस्लामिक थियोलॉजिस्ट थे उनकी प्रधानता रही थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्वान आज हमारे बीच में हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल करके ला रहे हैं जो कोई दूसरी कहानी कह रहे हैं। तो क्या हमारे लिए उचित नहीं होगा कि हम इन ट्रांसलेशंस को समझते हुए, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए विचार तो करें ही, उनके कंपल्शंस को समझें, उसके भीतर जो संभावनाएं पैदा होती है उसको समझें, लेकिन साथ ही साथ हम ये कोशिश ये भी करें कि हम थोड़ा पीछे लौटें। मध्ययुगीन साहित्य में बहुत कुछ ऐसा मिल सकता है जो कि हमारे काम का हो सकता है। बहुत सारे लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों से इसको जोड़ा जाए, लेकिन फिर वही कहानी आ जाती है कि अंग्रेज़ों से शुरू करेंगे तो हमारे पास मेथोडोलॉजी है, लेकिन उसके पीछे लौटेंगे तो फिर क्या होगा? इतिहास को साहित्य के हवाले कर देंगे हम लोग? नहीं, इतिहास इतिहास है, उसमें फैक्ट चाहिए, मेथोडोलॉजी चाहिए। अब इतिहास जैसे फंस गया है मेथोडोलॉजी के जाल में, वैसे ही हमारे धर्म चर्चा को भी क्या हम किसी मेथोडोलॉजी के हवाले कर देंगे? न कि हम थोड़ा फ्री होकर, थोड़ा रिलैक्स्ड होकर के एक डॉक्यूमेंटेशन का काम भी करें और उन आवाज़ों को जो उतने स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई पड़ रही हैं उसको रिट्रीव करने की कोशिश करें। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। नवीन जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वो विद्यापति के बहाने भी बहुत पीछे की यात्रा कर सकते हैं। आधुनिक साहित्य और बिहार का प्रथम भाग, हिंदी साहित्य और बिहार का जो प्रथम खंड है उसको आप बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने प्रकाशित किया है। उसका जो प्रथम खंड है उसमें जो नाम हैं उन नामों के पीछे जाइएगा तो आप पाइएगा कि वहाँ एक बड़ी सामग्री हमारे लिए छुपी हुई है, जिस सामग्री का अभी तक अनुवाद ठीक से नहीं हुआ है। एक ऐसा अनुवाद होता है जो अनुवाद हमारे सामने उपस्थित होता है और प्रायः इस तरह का अनुवाद जो है वो अंग्रेजी में के माध्यम से हमारे पास उपस्थित होता है। लेकिन इसके बाहर एक विपुल सामग्री हो सकती है जो टेक्स्ट के रूप में उपलब्ध हो सकती है। और यहाँ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हमारी कलेक्टिव मेमोरी में भी
सुरक्षित होती है। तो क्या हम उस कलेक्टिव मेमोरीज में जो चीज़ें सुरक्षित हैं उसको रिट्रीव करने के लिए, उसकी वापसी के लिए क्या हम ऐसी कोई कोशिश कर सकते हैं जहां हम लोगों में जो चीज़ें हैं सर्कुलेशन में लेकिन टेक्स्ट रूप में नहीं हैं, क्या हम उस ओर बढ़ने की कोई कोशिश कर सकते हैं? अगर हम कर सकेंगे तो संभव है कि हम देख पाएंगे कि ये जो कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन के दोनों पार यूरोप ही खड़ा है। हम यूरोप से यूरोपीय बनकर लड़ते हुए एक जगह पहुंच तो सकते हैं, लेकिन गहरी भारतीय दृष्टि का निर्माण इससे हो सकेगा, इसमें मुझे संदेह है। आपने मुझे संक्षेप में ही सही कुछ बातों को आपके सामने प्रस्तावित रखने का मौका दिया। मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को क्या कहूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आपने ये हमारे लिए मौका बनाया। धन्यवाद।